हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा वाटर बाउंड मकैडम WBM लेयर पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों तो आप स्क्रीन में इसकी ड्राइंग से देख रहे हैं किस तरह का WBM लेयर होती हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर होती है। तो और भी हम इसमें जो डिटेल्स कल बता रहे थे EI FI वगैरह, इसके फ्लाइकीनेस मटेरियल्स के बारे में, और इसमें जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं तो वो मटेरियल्स कैसा होना चाहिए। तो मटेरियल्स की जो डिटेल्स कल हमने डिस्कस की थी उसी में हम सेक्शन 400 में देखेंगे। तो उसी में आगे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स विल बी इन्फोर्स्ड ओनली इन द केस ऑफ क्रश्ड ब्रोकन स्टोन एंड क्रश्ड स्लज। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है और जो इलोंगेशन इंडेक्स को आवश्यकता कि केवल जो भी क्रस्ट हुए स्टोन्स हैं और जो भी क्रस्ट हुए स्लज के मामले में लागू की जाएगी। उसमें भी ये फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स जो है उसको चेक किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, चाहे वो ब्रोकन स्टेन क्रस्ट ब्रोकन स्टेन हो या क्रस्ट स्लज मटेरियल्स हो, एग्रीगेट हो, तो उसमें भी ये फ्लैकीनेस और इलोंगेशन चेक किया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इन केस वाटर बाउंड मकैडम इज यूज्ड फॉर सब बेस द रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस एंजल वैल्यू एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शेल बी रिलैक्स्ड टू 50% एंड 40% मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि यदि सब बेस के लिए वाटर बाउंड मकैडम का उपयोग किया जाता है तो लॉस एंजिल वैल्यू और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के संबंध में आवश्यकताओं को क्रमशः 50% और अधिकतम 40% तक छूट दी जाएगी। तो इसमें यदि इन केस ऑफ वाटर, यदि वाटर बाउंड मकैडम का यूज जो है सब बेस की लेयर में तैयार करने के लिए किया जाता है कि मतलब हम जो लेयर बना रहे हैं वाटर बाउंड की, यदि वो सब बेस के लिए बना रहे हैं कि यह बेस के लिए बना रहे हैं, तो बेस में हमको वो जो पहले दिया था उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। बट इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम वाटर बाउंड मकैडम का यूज सब बेस के लिए कर रहे हैं तो उसमें जो है लॉस एंजल वैल्यू जो हम निकालते हैं एग्रीगेट की, तो उसके लिए 50% जो है मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की जो वैल्यू रहेगी 40% मैक्सिमम हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही बोला गया कि यदि सब बेस के लिए वाटर बाउंड मकैडम का उपयोग किया जाता है तो लॉस एंजल वैल्यू और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के संबंध में आवश्यकताओं को क्रमशः 50% और अधिकतम 40% तक छूट दी जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया, बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 404.2.2 में लिखा हुआ है दोस्तों, क्रस्ट आर ब्रोकन स्टोन के बारे में बताया गया कि जो हम क्रस्ट या ब्रोकन स्टोन का यूज करते हैं WBM लेयर तैयार करने के लिए, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स कहा गया है कि द क्रस्ट आर ब्रोकन स्टोन shall be hard, durable and free from excess flat, elongated, soft and disintegrated particles, dirt and other deleterious material। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्रस्ट और ब्रोकन स्टोन है वो हार्ड होना चाहिए या हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा मतलब टिकाऊ होगा, और फ्री फ्रॉम एक्सेस फ्लैट, और ये अतिरिक्त जो चपटे या लंबे या कि सॉफ्ट या डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स या डर्ट ये मतलब गंदा या अदर डेलेटेरियस मटेरियल जो भी हानिकारक पदार्थ रहते हैं उन सभी से मुक्त होना चाहिए। इसमें जो है ये सभी उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का हमको क्रस्ट ब्रोकन स्टोन जो है WBM लेयर के लिए यूज करना है। तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन में क्लॉज 404.2.3 में क्रस्ट स्लज के बारे में इसमें बताया गया है। कहा गया है कि क्रस्ट स्लज शेल बी मेड फ्रॉम एयर कोल्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लज, इट शेल बी ऑफ angular shape, reasonably uniform in quality and density, and generally free from thin, elongated and soft pieces that are other deleterious materials. The weight of crushed sludge shall not be less than 11.2 kN per MQ, and the percentage of glossy material shall not be more than 20. It should also comply with the following requirements। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्रस्ट स्लज का हम यूज करते हैं WBM बनाने के लिए, तो
क्रश्ड स्लज को एक एयर कोल्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लज से बनाया जाएगा और यह एक एंगुलर शेप में रहेगा, कोणीय आकार का होगा और इसमें जो क्वालिटी और इसकी डेंसिटी में उचित रूप से समान होगी, जो भी गुणवत्ता और घनत्व में उचित रूप से समान होगा। और आमतौर पर जो पतले और लंबे या मुलायम टुकड़े या कि गंदे या अन्य हानिकारक मटेरियल होते हैं तो उनको हमको यूज नहीं करना है, उस प्रकार के क्रश्ड स्लज को यूज नहीं करना है। जो इस तरह से पतले लंबे या मुलायम टुकड़े होंगे या कि मुलायम जो क्रश्ड स्लज होते हैं और उसमें बहुत सारी गंदगी वगैरह हानिकारक जो भी डिलीटेरियस मटेरियल यदि उपस्थित होता है तो हमको इस प्रकार के स्लज यूज नहीं करना है WBM में, बल्कि इस प्रकार के करना है कि जिनमें ये सभी चीज़ें उपस्थित ना हो तो ऐसा मटेरियल हमको साइड पे यूज करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें जो क्रश्ड स्लज का वजन जो लेंगे वो 11.2 किलो न्यूटन पर MQ से कम नहीं होना चाहिए। जब भी हम क्रश्ड स्लज मंगाते हैं साइड पे तो उसका जो वेट करके देखेंगे तो 11.2 किलो न्यूटन पर MQ से कम नहीं होना चाहिए उसका वजन। और वो चमकदार मटेरियल का प्रेशर जो है 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी उसमें जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं उसमें ग्लॉसी मटेरियल्स जो आ जाते हैं तो ग्लॉसी मटेरियल्स की जो मात्रा रहेगी वो मोर देन 20% तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा हम इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे WBM लेयर के लिए। और इसमें जो हम क्रश्ड स्लज यूज करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए उसमें कौन कौन सी केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कितने परसेंट मतलब उसमें होना चाहिए, तो उसके बारे में जो है निम्नलिखित डिटेल्स इसमें नीचे बताई गई हैं। पहला बताया गया केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में दोस्तों, कि जो रासायनिक स्थिरता है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। कहा गया है कि BS 1047 के परिशिष्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए इसमें जो भी हम केमिकल स्टेबिलिटी होगी इसमें क्रश्ड स्लज में तो वो BS 1047 में जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं BS में ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, तो हमको ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में तो वो चीज़ फॉलो करना है इसमें। और दूसरा बताया गया कि सल्फर कंटेंट मैक्सिमम 2%, तो और यदि जो क्रश्ड स्लज में सल्फर कंटेंट आ रहे हैं तो सल्फर कंटेंट केवल 2% तक, मैक्सिमम 2% तक ही एक्सेप्टेबल होंगे, उससे ज़्यादा स्वीकार नहीं किए जाएंगे साइड पे। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है। और वाटर ऑब्जर्प्शन जो रहेगा क्रश्ड स्लज का वो मैक्सिमम 10% होगा दोस्तों, उससे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्प्शन नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा वाटर ऑब्जर्प्शन आता है तो हम वो मटेरियल यूज साइड पे नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम ओवरब्रंट ब्रिक एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसके बारे में क्लॉज 404.2.4 में कहा गया है कि ओवरब्रंट जामा ब्रिक एग्रीगेट, तो जामा ब्रिक एग्रीगेट शेल बी मेड फ्रॉम ओवरब्रंट ब्रिक्स और ब्रिक बेड्स एंड बी free from dust and other objectionable and deleterious materials. This shall be used only for road scratch when traffic is low. तो दोस्तों कहा गया है कि जो ओवरबर्न जावा ब्रिक एग्रीगेट्स का जो हम यूज करते हैं तो जावा की ईंटों का एग्रीगेट जो है जली हुई ईंटों या ईंटों के भट्टे जो लगते हैं तो ईंटों के बल्ले से बनाया जाएगा। और इसमें जो डस्ट रहेगा और कोई भी डिलीटेरियस मटेरियल्स जो होगा हानिकारक पदार्थ उनसे सबसे मुक्त होना चाहिए, इसमें उपस्थित ना हो। और इसका उपयोग केवल हम सड़क के उन सड़कों में कर सकते हैं जिनमें लो ट्रैफिक रहता है। जब लो ट्रैफिक और यदि सड़क में ऐसी सड़कें हैं जहां लो ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा यातायात नहीं रहता है, तो उस सड़क में हम ओवरब्रंट जामा ब्रिक एग्रीगेट का यूज जो है WBM लेयर के लिए कर सकते हैं। तो वही इसका उपयोग केवल सड़क के खिंचाव के लिए किया जाएगा और जब यातायात कम हो तो इस स्थिति में हम ओवरब्रंट जावा ब्रिक एग्रीगेट का यूज करेंगे। तो इसी के बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 404.2.5 में बताया गया ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो भी कोर्स एग्रीगेट में ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसमें कौन कौन सी ग्रेडिंग हमको फॉलो करना है कोर्स एग्रीगेट की।
WBM लेयर के लिए वो द कोर्स एग्रीगेट विल बी कन्फर्म टू वन ऑफ द ग्रेडिंग गिवन इन टेबल 400-9 एच स्पेसिफाइड। तो इसमें 400-9 की टेबल में जो भी ग्रेडिंग्स दी गई हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए तो उनको हमको फॉलो करना है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कोर्स एग्रीगेट की टेबल 400-9 में निर्दिष्ट ग्रेडिंग में से एक के अनुरूप होंगे। जो भी काम करेंगे तो हम कोई एक ग्रेडिंग लेंगे, उसमें जैसे 2 ग्रेडिंग्स आगे हम चल के देखेंगे तो 2 ग्रेडिंग्स दी हुई हैं, तो 2 ग्रेडिंग में से हमको एक ग्रेडिंग लेना है और उसी ग्रेडिंग्स के अनुसार हमको पार्टिकल साइज डिसाइड करना है कि कौन कौन से पार्टिकल कोर्स एग्रीगेट के लेंगे, कितने कितने साइज के पार्टिकल्स हम लेंगे कोर्स एग्रीगेट में। तो उसके बारे में दोस्तों डिटेल से बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे क्लॉज 404.2.6 के बारे में स्क्रीनिंग्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि screenings to fill voids in the coarse aggregate cell generally consist of the same material as the coarse aggregate. However, where permitted predominantly non-plastic materials such as murum or gravel or other than rounded rubber-borne material may be used for this purpose, provided liquid limit and plasticity index of such material are below 20 and 6 respectively, and fraction passing 75 microns if does not exceed 10%। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग्स होती क्या है, एक्चुअली में ये समझना है हमको। तो एक स्क्रीनिंग ऐसा मटेरियल्स होता है दोस्तों जिसका यूज हम जैसे कोर्स एग्रीगेट, जो भी हम कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं, एक सेम साइज का जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं WBM में, तो उनमें जब हम उनको स्प्रेडिंग करते हैं बिछाते हैं रोड पे, तो उनके बीच में आपस में उनको बॉन्ड करने के लिए, उनको इंटरलॉक करने के लिए उनके बीच में जो वॉइड्स रहते हैं, जो एयर वॉइड्स रहते हैं और जो वॉइड्स रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए हम जो भी मटेरियल्स, जो फाइन्स मटेरियल्स का यूज करते हैं, मुरुम का या कि फाइन ग्रेवल पार्टिकल्स का यूज करते हैं, तो ऐसी मटेरियल्स को हम स्क्रीनिंग्स बोलते हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कोर्स एग्रीगेट में रिक्तियों को भरने के लिए जो स्क्रीनिंग में आमतौर पर कोर्स एग्रीगेट के समान ही मटेरियल शामिल होगा, और हालांकि जहां अनुमति है कि मुख्य रूप से गैर प्लास्टिक मटेरियल जैसे मुरुम या बजरी या गोलाकार नदी से उत्पन्न मटेरियल के अलावा का उपयोग किया जाएगा। यदि जिस प्रकार से कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो राउंडेड पार्टिकल्स रहते हैं जो रिवर से मटेरियल से लाया जाता है, मुरुम वगैरह, तो उनका उपयोग हम इसमें नहीं करते हैं। उनका उपयोग जो है मुख्य रूप से गैर प्लास्टिक मटेरियल जैसे मुरुम या बजरी गोलाकार नदी से उत्पन्न मटेरियल के अलावा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, मतलब उसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। ऐसा मटेरियल्स हमको यूज करना है स्क्रीनिंग में दोस्तों। सिंपल सी बात है कि जो नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स हो, जिसमें लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ना के बराबर हो, तो इसके बाद फिर भी इसमें जो है एक लिमिट दे दी गई है। बताया गया कि बशर्ते यदि ऐसी मटेरियल की लिक्विड लिमिट जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो, तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू दोस्तों इसमें 20 से ज़्यादा नहीं होगी, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा वो 6 से 6 से ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें जो 75 माइक्रोन का जो मटेरियल्स रहेगा, 75 माइक्रोन का मटेरियल्स जो है वो 10% से ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, इसमें 10% से अधिक नहीं होगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई कि जो भी स्क्रीनिंग्स में हम मटेरियल्स यूज करेंगे वो सिंपल सी थिंग्स है दोस्तों, वो नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स होगा, और ऐसा मटेरियल्स होगा जिसकी लिक्विड लिमिट 20 से ज़्यादा ना आए और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो 6 से ज़्यादा ना हो, और उसमें जो 75 माइक्रोन का पासिंग परसेंटेज है, जो 75 माइक्रोन से पासिंग परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए 75 माइक्रोन की सीयू से, तो 10% से अधिक पासिंग उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल्स हमको यूज करना है।